Good morning, my dear children. I am Mrs. Preeti Tiwari. In previous two videos, we have seen Chapter 8, Class 8, Chapter 1, The Indian Constitution. हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे बारे में पढ़ा, कैसे अडॉप्ट किया गया, कैसे हमने इसमें कितने अधिकार हमें मिले हैं और बहुत सारी बातें हमने पिछले टू वीडियोज़ में देखी। और हमने लेफ़्ट ओवर वीडियो में आपको कहा था पिछले प्रीवियस वीडियो में कि जो ब्लू पोर्शन है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की लेफ़्ट हो गई हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट स्टार्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये देखिए, ये जो आपका है, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो देयर इज़ अ सीन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1934 का ये सीन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस असर्शन फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली formed only of Indian gained momentum, and this was convened in December 1946. The photo of page 2, ये जो पेज 2 में जो फ़ोटो दी गई है, ये बता रही है कि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसके कुछ मेंबर्स यहाँ पे हैं जो बिटवीन दिसंबर से लेकर नवंबर 1949 तक के बीच में 2 years 11 month एंड 18 days में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना समय लगा था? 2 years 11 month एंड 18 days, मतलब अप्रॉक्सीमेट 3 years लगे थे। और फ्री टू शेप ऑफ डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 years ऑफ ब्रिटिश रूल, और आखिर वो दिन आ गया था जब 150 सालों के बाद, 150 years के ब्रिटिश रूल के बाद हम आज़ाद हो रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने बहुत सारे कुछ आइडियलिज्म लेकर आए थे कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने जो फेस किया था, जितनी समस्याएं थी, उन्होंने बहुत हेल्प की थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी मेंबर्स थे उनको अधिकार नहीं था कि वो कुछ असेंबली में, लेजिस्लेचर के उसमें कुछ बोलें या कुछ कानून निर्माण में भी अपनी राय दें। तो ये जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, हमने जो फेस किया, उसने हमारे मेंबर्स को बहुत हेल्प किया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करते समय इस चीज़ को फॉलो करेंगे। 2 पिक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, ये नेपाल के स्ट्रगल की है। नेपाल में किस तरीके से लोगों ने नेशनलिज्म के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल किया था डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो 2006 के बाद से इन 2008 में भी नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्ची यानी जो राजशाही होती है, राजतंत्र होता है, उसकी समाप्ति हुई थी। और नेपाल भी 2006 में, दिसंबर 2006 में हमारा जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आया था। चलिए, ये जो था सीन हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो सुरेश था वो अपने अधिकारी को मिसयूज़ कर रहा था। देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड व्हाट वे इज़ द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग द पावर, है ना। सुरेश अपनी किस तरीके से अपनी पावर जो उसको टीचर ने देकर गई थी, कि वो क्लास में मॉनिटर्स के भी कुछ पावर होते हैं, तो कैसे वो उन पावर का मिसयूज़ कर रहा था। मतलब बेचारे ने कुछ किया नहीं था, उसके बावजूद भी उसने उसको टीचर को बताया था, है ना। तो अनिल जो था उसको ज़बरदस्ती पनिशमेंट दिया गया। तो इसी तरह अगर कोई हमारा जो विधायक होगा या जो हमारे सांसद होंगे या जो सरकार में कोई भी सरकार होगी, अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास ये अधिकार है कि हम उन्हें अपोज़ कर सकें और हो सके तो उन्हें चेंज भी कर सकें। उन पर दबाव भी बनाते हैं कि वो अपने कुछ रूल्स को चेंज करें, और अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम अपनी राय 5 साल के बाद इलेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ अ मिनिस्टर मिसयूजिंग द पावर। अब जो मिनिस्टर होगा वो किस सिचुएशन में अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा? रिफर्स टू अ सेक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीज़न। कई बार कुछ टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं, कई बार कुछ डर होता है। ट्रीटमेंट टू सिक्योरिटी स्टाफ एंड रफ ऑफ हिज नेबर, calls up the police station asking them not to register a complaint that is likely to be filed against the relative। ऐसे कुछ होते हैं जिसमें जो मिनिस्टर होता है अपने रिलेटिव के ख़िलाफ़, जो पावर में होते हैं, वो अपने रिलेटिव के ख़िलाफ़ अगर कभी कोई FIR लिखनी होती है तो उसके लिए वो दबाव बना सकते हैं पुलिस पर कि उनके ऊपर FIR दर्ज ना की जाए। हमने कई फिल्मों में भी, TV में भी देखा है ना, बहुत सारे जो हमारे नेता होते हैं
वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। हु इज़ इन अ माइनॉरिटी, और जो सेकेंड वाला जो हमने स्टोरी देखी थी उसमें जो माइनॉरिटी में है अबव स्टोरी बोर्ड में, तो गर्ल्स जो थी वो माइनॉरिटी में थी, और इन वॉट वे दिस माइनॉरिटी बीइंग डोमिनेटेड बाय द डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी में स्वाभाविक है जब बॉयज़ ज़्यादा थे तो उनकी राय भी मतलब जो होंगी वो अलग होगी। ये सिचुएशन शबनम के सामने आई थी जो हमने देखा था। वाई वॉज शबनम हैप्पी शी हैड नॉट वॉच टीवी। एग्ज़ाम रूम में शबनम क्यों हैप्पी थी? क्योंकि उसने टीवी नहीं देखा था। अब अगर उसने टीवी देखी होती तो शायद जो उस मतलब जो चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे वो उसको नहीं बनते थे। तो इस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते? ऐसे ही आपका कोई पेपर होता और सीरियल भी आपका जो इम्पोर्टेंट कोई प्रोग्राम होता वो छूटता होता, तो वो सिचुएशन में आप होते तो क्या करते? थिंक अबाउट इट। नाउ देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंस ऑफ, ये आपका जो नेक्स्ट पेज में जिसमें इंडियन की फीचर्स दिए हुए हैं, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं, ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल एंड देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड reach the agreement through consensus. The above photo shows सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये फ़ोटो है जो उस समय तक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। और आपको पता है बेटा, जो हमारी जो प्रिंसली स्टेट की जो प्रॉब्लम थी, लगभग अबाउट 300 हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट थी जिसमें राजाओं का शासन था, नवाबों का शासन था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और जिन्होंने हमारे भारत के इन सभी राज्य जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी इनको भारत में मिलाने का काम किया था। इसीलिए उन्हें अनेकता में एकता का नारा भी दिया था, और इसलिए उनका जो बना है ना, अभी हमने देखा था यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है उन्हीं की याद में बनाया गया है। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled caste get some safeguard in draft constitution, but he also stated that although the law might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hand of caste Hindu officers. उनका मानना था कि भले ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ हमने जो कुछ प्रोविज़न बना दिए हैं, कुछ रूल्स बना दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मतलब ये सारी प्रॉब्लम ये लोग अभी फेस कर रहे हैं। और चूँकि जो हिंदू ऑफिसर्स होते हैं वो आज भी इस सब का मतलब सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। ही देयरफॉर अर्ज्ड शेड्यूल कास्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज। तो उन्होंने ये प्रोविज़न लाया कि हिंदू जो कास्ट ऑफिसर्स जो थे, हिंदू ऑफिसर्स जो थे वो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग भी होने चाहिए सिविल सर्विसेज में, इसलिए उन्होंने आरक्षण का लेकर आए थे। चलिए, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब अडॉप्ट किया गया था फाइनली हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तब का सीन है। ए के अय्यर उसके मेंबर थे और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो दिया गया था, देखिए 1966 का ये फ़ोटो है जिसमें सारे के सारे लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो बैठकर हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स चल रही हैं इनकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चर्चा हो रही है कि किस तरीके से उसको अपन बना सकें। चलिए, द स्टेट इज़ ऑफन यूज इन दिस चैप्टर। आपने हर जगह सुना होगा स्टेट शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र नहीं करता है। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, जो स्टेट शब्द है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र नहीं करता। यहाँ पर राजनीति की भाषा में अगर हम बोलें, पॉलिटिकल साइंस की हम लैंग्वेज में बोलें, तो स्टेट की मीनिंग कोई देश होता है। जैसे हम बोलेंगे इंडियन स्टेट मतलब स्टेट इंडिया, अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेट मतलब पूरा देश, है ना। द गवर्नमेंट कैन चेंज विथ इलेक्शन। द स्टेट ऑन द अदर रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई द डेफिनेट टेरिटोरी। वी कैन थर्स स्पीक ऑफ इंडियन स्टेट। द नेपाली स्टेट मतलब हम बोलते हैं इंडियन स्टेट, नेपाल स्टेट, है ना। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ होती है
तो हम स्टेट शब्द का इस्तेमाल, जो राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो किसी देश के लिए होता है, यहाँ पर उसका इस्तेमाल किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होता। नाउ वी हैव सम fundamental right in the Indian Constitution that we have given by our Indian Constitution. First right is right to equality, समानता का अधिकार हम बोलते हैं जिसको, right to equality. All persons are equal before law. हमारे संविधान के अनुसार सारे persons equal हैं। हमने कल देखा था ना पिछले वीडियो में कि कैसे वो लोग वोट डालने के लिए लाइन पर लगे हुए थे। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री के लॉज के द्वारा इक्वली प्रोटेक्ट किए जाएंगे। ये भी बताता है कि दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर उसके लिंग के आधार पर उसके साथ में कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए फ्री होगा। प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स एक्सेट्रा है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बैंक होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। बट देयर आर एक्सेप्शंस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एबोलाइज की गई है, ये भी हमारे राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। सेकेंड हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती है भारत के नागरिकों को। इसमें राइट टू फ्रीडम में एक तो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। आप अपनी भाषण दे सकते हैं, अपनी भाषा एक्सप्रेशन, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटोरी में फ्री होकर घूम सकते हैं। किसी भी देश के कहीं भी किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को, बिजनेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं राइट टू फ्रीडम। ये हमारी फ्रीडम्स हैं जो 6 फ्रीडम हमें राइट टू फ्रीडम में दी जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज। RTE जो आता है हमारा, राइट टू शिक्षा का अधिकार जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है हमारा कि किसी भी व्यक्ति को जबरन, जो कहना चाहिए खरीद फरोख्त होती है ना नौकरों की या लेबरों की, जबरन काम करवाते हैं और 14 साल से छोटे साल के जो बच्चे हैं उनसे रोजगार कराना हमारे भारत में अपराध है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा चौथा हमारा जो अधिकार है मौलिक अधिकारों में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे हर नागरिकों को प्रदान किया गया है। हमारे देश का एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर कोई अपनी चॉइस के अनुसार, हर कोई अपनी जो भी उसकी इच्छा है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकता। हमारा 5वां मौलिक अधिकार है, 5th आवर फंडामेंटल राइट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट करता है माइनॉरिटीज़, रिलीजन्स और लिंग्विस्टिक, मतलब भाषाई जो ग्रुप होते हैं, जो माइनॉरिटी के ग्रुप होते हैं और जो कोई धार्मिक ग्रुप होते हैं, अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं। जैसे मदरसे होते हैं ना, हिंदू विद्यालय होते हैं, संस्कृत विद्यालय होते हैं, तो ये मतलब हमारा संविधान किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हम बना सकते हैं, ये हमें अधिकार देता है। आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने खुद के कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउ ऑल सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट। अगर राज्य के द्वारा, हमने बताया था अभी जस्ट पहले कि स्टेट की मीनिंग यहाँ राज्य से होती है, तो ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स किसी ने छीने हैं या राज्य उसके फंडामेंटल अधिकारों का शोषण कर रहा है, तो वो न्यायालय की शरण यानी हमारे कोर्ट की शरण ले सकता है। दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स। 6 fundamental rights we have: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and last हमारा क्या है, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. हियर वी हैव आवर 6 फंडामेंटल राइट्स. हियर विच फंडामेंटल राइट्स विल बी फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट. अब फंडामेंटल राइट्स हमारे किन सिचुएशन में वायलेट होते हैं, मतलब छीने जाते हैं. इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स. अगर 13 साल का बच्चा फैक्ट्री में बैठकर कारपेट बनाने का काम कर रहा है तो ये उसके मौलिक अधिकारों को छीना गया है, क्योंकि 14 साल तक के छोटे बच्चे उनको किसी भी काम में काम कराना अपराध है. If a politician is one state decide not to allow laborers from other state to work in his state. अगर कोई पॉलिटिशियन डिसाइड करता है कि उसके राज्य में कोई दूसरा राज्य का वर्कर उसके राज्य में आकर काम नहीं करेगा तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि हम फ्री है ना ऑल इंडिया में कहीं भी जाने के लिए. नंबर नेक्स्ट, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला. अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ये परमिशन नहीं दी जा रही है कि वो तेलुगु मीडियम स्कूल केरला में खोल सके. भाषाई ग्रुप में हम आराम से अपनी किसी भी धर्म को या किसी भी भाषा में कल्चरल रेमेडीज़ में जो एजुकेशनल राइट है ना उसमें उसके तहत हम किसी भी प्रकार का भाषाई स्कूल खोल सकते हैं. इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज बीइंग अ वुमेन. अगर कई बार गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसी ऑफिसर को प्रमोट नहीं किया जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस में क्योंकि वो महिला है, तो यहाँ भी उसके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव ऑल फंडामेंटल राइट्स है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशन फंडामेंटल ड्यूटीज़. हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं. हम उसको नेक्स्ट में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे. और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये शो कर रही है मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, असाइन कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा कंप्लीट हो गया था तो ये 24 जनवरी 1950 को पहली फ़ोटो ली गई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन कर रहे हैं और सेकंड फ़ोटो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय में भारत के प्रेसिडेंट थे वो साइन कर रहे हैं. लास्ट फ़ोटो हमें ये शो करती है कि पर्सन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट श्री जयराम दास दौलतराम मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर एंड जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी मिनिस्टर एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर. ये सारे मिनिस्टर्स की फ़ोटो इसमें दी हुई है और सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने साइन कर रहे हैं. थैंक यू डियर चिल्ड्रन, इनफ फॉर टुडे. आई होप you liked my video and you understand the chapter. Okay.